अस्सलामुअलैकुम। एक और तल्ख हकीकत के साथ मैं हूं आपके साथ सना ताहिर। नाज़रीन, हमारे माशरे में अब तक ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं जो सिन्फ़े नाजुक को पैदाइश से ही बोझ समझते हैं और उन्हें इस सोच के साथ परवान चढ़ाते हैं कि उन्हें तो जाना ही पराए घर है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो बेटियों और बेटों में कोई फ़र्क नहीं रखते, बेटियों को खुद पर बोझ नहीं समझते, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, उनको अच्छी तालीम दिलवाते हैं और फिर उनका रिश्ता भी देखभाल करते हैं ताकि उनकी गुड़िया खुश रहे। हुज़ूर सर्वदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी 3 बेटियां फिर एक सवाल पर 2 और फिर 1 भी कह दिया, उनको पढ़ाया लिखाया सिखाया और फिर उनकी शादी कर दी, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं। अब जब उसके रिश्ता ढूंढने का वक्त आता है, उसकी शादी करने का वक्त आता है, तो वालिदैन बाज़ औक़ात अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन को पसे पुश्त डाल देते हैं। वहाँ पर उस लड़की का हमकुफ़ होना कोशिश करें। हमकुफ़ का मतलब होता है बराबर होना, उसकी ज़हनी सलाहियतों में भी, उसकी सोच में भी, उसकी फ़िक्र में भी, तालीम में, शक्ल व सूरत में, जहाँ तक हो सके अगर मुसावात हो सके ताकि दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ और एक दूसरे को इज़्ज़त देकर रह सकें। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को तलाश करना और इन चीज़ों को देखना कि लड़का और लड़की एक दूसरे की इज़्ज़त कर सकेंगे और दोनों अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह से डरने वाले हैं। नाज़रीन, आज की हकीकत एक ऐसे घराने की है जिन्होंने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की और आला तालीम दिलवाई और फिर उसका घर बसाने की तैयारी शुरू कर दी और इस सिलसिले में उसके लिए लड़कों के रिश्ते देखे जाने लगे। देखो रुकैया बहन, ये लड़का हीरा है, हीरा। इसका अपना कपड़े का बिजनेस है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा कमाता है। तालीम कितनी है? तालीम कोई ख़ास नहीं है, मैट्रिक है। दरअसल इसके बाप ने अपने साथ इसको बिजनेस में लगा लिया था। नहीं बहन, कोई और रिश्ता दिखाओ। मेरी बेटी डबल एमए है और लड़का भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। चलो, मेरे पास और भी रिश्ते हैं, तुम टेंशन ना लो। ये देखो, इस लड़के ने MBA किया हुआ है, ये बैंक में जॉब करता है। बस जॉब को भी ज़्यादा दिन नहीं ना हुए, इसलिए तनख्वाह कम है इसकी। कितनी तनख्वाह है? ये कोई 30-35 हज़ार। नहीं, तनख्वाह बहुत कम है और आजकल के दौर में इतनी तनख्वाह में कहाँ गुजारे होते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास यही 2 रिश्ते थे, मुझे लगा कि आपको पसंद आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई और रिश्ता हुआ तो मैं फिर बताऊंगी। ठीक है। जरा तबस्सुम बेटी से बोलो मुझे चाय तो पिला दे। हाँ, अभी वो। तबस्सुम बेटा, चाय तो लेके आना। अगर हम इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें तो डिमांड्स बहुत जायज़ और मुनासिब होनी चाहिए। मसलन आप देखें, हक महर लड़की का हक है, उसका जायज़ हक, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें भी इतने ज़्यादा ना बढ़ जाओ कि लड़का दे ना सके। यानी और लड़के वालों के लिए तो डिमांड करना जहेज़ की सरासर नाजायज़, सरासर नाइंसाफ़ और ज़्यादती है। अब लड़की वाले जो डिमांड्स देखते हैं, यकीनन उन्होंने अपनी बेटी ब्याह के देनी है तो बेहतरीन रिश्ता देखेंगे, लेकिन उस रोमांटिसिज्म का शिकार ना हो जाएं और उस आइडियलिज़म का शिकार ना हो जाएं कि जो चीज़ ना मिल सकती हो। अपनी तरफ भी देखें ना, हमारे अंदर यकीनन हर बंदे में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी होती है, कुछ कमी, कोई कमज़ोरी, कोई खामियां, कोई डेफिशिएंसीज़ हमारे अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे ही कोई ना कोई डेफिशिएंसीज़ दूसरी तरफ भी होंगी, तो उनको जगह दें और मुनासिब सलाहियतें और उनकी वो चीज़ें जो मुनासिब सोसाइटी में मिल सकती हों उस तरह की डिमांड करें। ऐसी डिमांड्स कर देना कि फिर वो मिल ही ना सकें और साल गुजर जाएं और बच्ची की एज गुजर जाए, तो ये बहुत नामुनासिब है। आज वो रिश्ते वाली आई थी। अच्छा, तबस्सुम के 2 रिश्ते दिखाए थे उसने। हाँ, वो कैसे थे? ठीक थे, लेकिन
लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा था उसकी तनख्वाह कम थी। और खैर चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह नसीब अच्छे करे हमारी बेटी के, कोई ना कोई और रिश्ता अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। कैसी है मेरी बेटी? ठीक है। अल्लाह खुश रखे मेरी बेटी को, जीती रहो। अच्छा, आप वो बता रहे थे ना कि आपकी नजर में रिश्ता है? हाँ, वो मैंने एक दो दोस्तों को कहा हुआ है, उन्होंने 2-3 दिन मांगे हैं, वो कहते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह। तबस्सुम के लिए अच्छा लड़का तलाश करते करते 5 साल बीत गए। कई रिश्ते कराने वाली खवातीन ने उन्हें रिश्ते दिखाए, लेकिन तबस्सुम के घर वालों के नखरों की वजह से उन्होंने उनके घर आना छोड़ दिया। और फिर रुकैया को अच्छे रिश्तों को छोड़ रिश्ते ना आने की फिक्र रहने लगी, क्योंकि तबस्सुम की उम्र निकलती जा रही थी और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। पहले वो लड़कों को रिजेक्ट करते थे, तो अब लड़के वाले उनकी बेटी को रिजेक्ट कर जाते। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए कैसी हैं? ठीक ठाक। बैठे। थैंक यू। तबस्सुम बेटा, देखो कौन मिलने आया है। अब चाय वगैरह लेके आना बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो। क्या किया हुआ है बच्ची ने? जी, मेरी बेटी ने माशाल्लाह डबल MA किया हुआ। माशाल्लाह, आपकी बच्ची बड़ी लायक है, और मेरे बेटे ने भी MPhil किया हुआ है। माशाल्लाह। बेटे, खाना पकाना आता है आपको? इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपने डबल MA किया हुआ है और पढ़ाई के साथ साथ घरदारी करना कितना मुश्किल हो जाता है। अरे नहीं बहन, माशाल्लाह पूरे घर को मेरी बेटी ने संभाला हुआ। 7 साल हो गए और मैं आराम कर रही हूँ। 7 साल? कितनी एज है बच्ची की? यही कोई 28-29 के आसपास। 28-29 साल? मैंने तो अपने बच्चे की शादी 20-22 साल की उम्र की लड़की से करनी है। माफ करना बहन, मेरी बात तो सुनी। मुझे पता होता है कि इसकी उम्र इतनी ज्यादा है तो मैं कभी आती ना। अरे 1 मिनट, मेरी बात तो सुने। अल्लाह हाफिज। जब आप एक लड़की को मल्टीपल लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और वो कुछ रिजेक्ट करके जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट करके जाते हैं, जो रिजेक्ट करके जाते हैं, स्पेशली आपने रिजेक्शन की बात की जिस तरह से, तो उससे जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है लड़की की जहनी सेहत पे, वो काफ़ी बुरा पड़ता है। उससे उसकी सेल्फ इस्टीम काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, तो फिर वो अपने आप उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है, वो अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाती हैं। देन वो जो एक हमारी पर्सनैलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना, कि हमारे अंदर एक ईगो होती है, एक अना होती है, एक चीज़ जो कि हमें एक कॉन्फिडेंट रखती है, वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। और जब आप मल्टीपल टाइम्स इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो फिर वो उतना ही ज़्यादा आप मेंटली अपसेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आई हैव सीन मल्टीपल गर्ल्स गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, कि जो खुद को फिर नापसंद करना शुरू कर देती हैं। तबस्सुम की उम्र 28-29 साल नहीं बल्कि 30 साल हो चुकी थी, और वो अब उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुकी थी जिसमें लड़कियों की शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ रिश्ता आना गनीमत समझा जाता है। और बेटी चाहे जितनी भी अजीज हो, उसे घर में जितना भी प्यार किया जाता हो, वो बोझ बन जाती है। तबस्सुम भी अब अपने घर वालों पर बोझ बन चुकी थी, खुसूसन अपने भाई पर, क्योंकि जब तक तबस्सुम की शादी ना हो जाती उसकी भी शादी नहीं हो सकती थी।
पता नहीं क्या हो गया हमारी बच्ची की किस्मत को। कि बेटी की किस्मत का मसला नहीं है, हमारा मसला है। हमसे गलतियां हुई हैं। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहे और हम सिर्फ इसलिए ठुकराते रहे कि और अच्छा रिश्ता आएगा, और अच्छा रिश्ता आएगा। तो इसमें मेरा क्या कसूर अगर इसका रिश्ता नहीं मिल रहा? मेरी शादी के बारे में तो कुछ सोचे। चुप कर, अपनी शादी की पड़ गई है, बहन की शादी की परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे? जवान बेटी बूढ़ी हो रही है और बेटे की शादी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगला जो भी रिश्ता है ना, इसकी शादी कर देना ताकि जान छूटे। शाहे, ज़बान संभालो अपनी। कोई भी वजह बनी है आपकी कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आपकी लेट मैरिज हुई है, तो पहली बात तो ये कि हमारा जो एक वो स्टिग्मा है, जैसे कहा जाता है ना कि सब दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो प्लीज़ इस टैग को रिमूव कर दें कि लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, तो यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द पीपल अराउंड यू कि व्हाट दे आर सेइंग। क्या होगा तबस्सुम का मुस्तकबिल? क्या सारी जिंदगी यूं ही सुनने पड़ेंगे ताने, या फिर किस्मत की देवी होगी उस पर मेहरबान और बजेंगे घर में खुशी के शादियाने? बड़ी उम्र की लड़कियों की शादी से मुतालिक दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, तबस्सुम के घरवाले उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करने के चक्करों में उसे लड़की से औरत बना चुके थे और अब उन्हें उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ रिश्ता दरकार था, जिसका वो शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और फिर एक दिन बाजी, मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है, शाकिर नाम है उसका, उम्र भी उसकी 35 साल है, पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो। लेकिन पर परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी वर्कशॉप है उसकी, इतना सफाई पसंद है, अपने हाथ मैले नहीं होने देता। उसने मुलाजिम रखे हुए हैं, बस खुद डील करता है ग्राहकों को। वर्कशॉप? आप बुला लें, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन अकेला रहता है वो, घर उसका अपना है, बस उसके कोई रिश्तेदार नहीं है। आप मुझे ही उसकी माँ समझे। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि लड़का कैसा है? आप मालूमात ले लें, उसकी वर्कशॉप चले जाएं, मैं आपको उसका एड्रेस दे देती हूँ, मालूमात भी मिल जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा आप इजाज़त दें, मुझे फोन पे इतला कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पर हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है। अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं। अब्बू, आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शाबाश बेटी, जीती रहो। शाबाश। अब्बू, मैं तो कहता हूँ कल ही चलते हैं देखने के लिए। ठीक है बेटा, कल ही चलते हैं, पहले बहुत देर हो चुकी है। If the girl is like highly educated and her husband is not enough educated, तो mental capability जो है ना वो अगर मैच नहीं करती है तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है। लेकिन शादी करने से पहले आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि अच्छा किस इंसान से आपकी शादी होने जा रही है। तो शादी के बाद अगर आप उसे सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में आप उसे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती या फिर आप उसके बारे में बात नहीं कर सकती, लोगों को बता नहीं सकती, तो ये चीज़ पहले सोचने वाली होती है।
है। और अगर बाद में अगर चले शादी हो भी गई है तो फिर देन यू हैव टू गो फॉर सोल्यूशन। उसके लिए मल्टीपल सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। आप मेंटल कैपेबिलिटी मैच कर सकते हैं, उसके बाद आप जिस चीज़ की कमी है आप उसको कमी को पूरा करने के लिए एफर्ट पुट इन कर सकते हैं। अमजद साहब की तरफ से लड़के का कारोबार देखने का कहना तो बस एक बहाना था। वो शादी के लिए हाँ करने का इरादा कर चुके थे। दरअसल उन्हें अपनी बेटी को उस रिश्ते के लिए मनाना था और उनकी ये मुश्किल खुद तबस्सुम ने आसान कर दी, क्योंकि वो अब मजीद अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। चंद ही दिनों में तबस्सुम की शादी कर दी गई। मैं क्या हाल है सोने? मैं क्या जी, क्या हाल है सोने? ओहो सॉरी जी सॉरी, मैं तो भूल गया था। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो। इंग्लिश में पूछता हूँ आपसे, क्या कहते हैं यार? हाँ आ गया। Who are you सोनियो? इधर देखो ना, मैं मेरे तरफ देखो ना, किधर प्लीज इधर देखो ना, इधर तो देखो। तबस्सुम की नई जिंदगी की हो चुकी थी दर्द भरी शुरुआत। शादी के बाद की हसीन जिंदगी के टूट चुके थे सब ख्वाब, क्योंकि शाकिर अनपढ़ होने के साथ साथ जाहिल भी था। एक वर्कशॉप वाले के हाथ तो साफ थे, लेकिन उसके दिल में कालक ही कालक थी। जल्दी जा, खाना ला, भूख लगी है। जी अभी नहीं। ले आ खाना, जल्दी खाना नहीं लाया जाता। कहाँ मर गई थी? गरम कर रही थी। बड़ा ही बेसवादा खाना बनाया तूने, कुछ सीख कर नहीं आई? उठा इसे। तबस्सुम को इस जहन्नुम में रहते कई दिन गुजर गए और हर गुजरते दिन के साथ उस पर होने वाले तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा था। और फिर शाकिर को चंद दिनों के लिए किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो वो तबस्सुम को उसके घर छोड़ गया और वहां जो हुआ हकीकत दिल दहला देने वाली थी। कैसी है मेरी बेटी? अपने नए घर में खुश तो है ना? हाँ बेटा, वो शाकिर की क्या रूटीन है? काम पे कब जाता है और घर कब वापस आता है? अम्मी अब्बू, मुझे आपसे उन्हीं के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, करो बात बेटा। अरे बेटी, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? हाँ बोलो, क्यों रो रही हो? अम्मी, शाकिर इंसान नहीं, हैवान है। वो बात बात पर मारपीट करता है। क्या? हाँ, और कल तो उसने मेरा गला भी दबाने की कोशिश की। अम्मी, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। घर बसाने के लिए इंसान को ऐसी बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। वापस नहीं जाना? क्या मतलब है तुम्हारा? अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी शादी हुई है। बेटी थोड़ा सब्र कर, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मी, वक्त के साथ साथ उनका रवैया बद से बदतर होता जा रहा है। तो क्या तुम्हें घर बिठा लें
मेरी भी शादी होनी है। अगर तुम वापस आ गई तो कौन देगा मुझे अपनी लड़की का रिश्ता? हाँ बेटा, अब वही तुम्हारा घर है, वही रहना है तुम्हें। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम कल वापस चली जाना। जिंदगी भर तुम्हारा खर्चा उठाया है, अब मरते दम तक नहीं उठा सकते। लड़की को जब आपने ब्याह दिया तो एक ये जुमला जो बोला जाता है, शायद किसी हिकमत के तहत ही वजूद में आया होगा कि अब बेटा हमने तुम्हें ब्याह दिया, तुम्हारी डोली यहाँ से उठी है, तो अब अगले घर से आपकी चारपाई यानी जनाजा ही उठना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर वालिदैन या जिसने भी ये जुमला बनाया होगा या कहा होगा, वो अपनी बेटी को ये सिखाने के लिए था कि हत्तुल मकदूर कोशिश करनी है वहाँ बसने की। एक नया एनवायरनमेंट होगा, ऑब्वियसली ज़्यादातर केसेस में कंजीनियल नहीं भी होता, बहुत कंड्यूसिव नहीं होता इस लड़की के लिए। इसको जो इसका अपने घर का माहौल छोड़ के गई, आगे से एक डिफरेंस होता है। तो जिसने भी ये कहा होगा, पहली दफ़ा तो इसलिए कहा होगा कि लड़की भरपूर कोशिश करे वहाँ आबाद होने की। लेकिन याद रखें, वालिदैन को ये बात याद रखनी चाहिए, अगर आप देखें कि वो फ़िज़िकली टॉर्चर करता है आपकी बेटी को, अगर देखें कि आपका दामाद इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अगर आप देखें कि आपका दामाद इसको साइकोलॉजिकली बीमार कर रहा है, साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार कर रहा है, तो देन उसके पास अपनी बेटी को मज़ीद जुल्म सितम का शिकार होने के लिए छोड़े रखना इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर आप देखें कि मुनासिब लोग हैं, थोड़ी बहुत बात अपनी बेटी को समझाएं कि बेटा बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं, बातें करते हैं, तंज करते हैं या कोई ऐसी बातें हैं, जब तक फ़िज़िकल ना हो, जब तक उसकी रिस्पेक्ट पर ना आता हो, तब तक बच्ची को बर्दाश्त करना चाहिए, ताकि घर ऐसे ही आबाद होते हैं। कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है दोनों तरफ, बाज़ औक़ात ससुराल को देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात बहू को देनी पड़ती है, लेकिन कुर्बानी के साथ ही चलता है। सेक्रीफाइस करना सिखाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि ऑन द कास्ट ऑफ हर हेल्थ और ऑन द कास्ट ऑफ हर जिस्मानी जो उसके आज़ा हैं, उन पर जब जुल्म हो जाए तो फिर रहना मुनासिब नहीं। नाज़रीन, बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे घरों में जब बेटियों की शादी की जाती है तो उनके जहन में एक ही बात डाल दी जाती है कि अब उसे सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ ही गुजारनी है, चाहे वो जैसा भी हो, वो अपनी बीवी से जितना भी बुरा बर्ताव करता हो, उस पर कितने ही जुल्म ढाता हो, उसे तशद्दुद का निशाना बनाता हो, वो अपने वालिदैन बीवी का ऐसे जालिम शौहर से छुटकारा हासिल करना मुश्किल और कभी कभार तो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनके अपने घर वाले उनका साथ नहीं देते। जैसा कि तबस्सुम को तशद्दुद के बारे में बताने पर साफ इनकार हो चुका था, तो क्या होगा अब तबस्सुम का मुस्तकबिल? हकीकत से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि बेबसी की इंतहा हो जाती है, जैसा कि तबस्सुम बेबस हो चुकी थी। उसका शौहर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था और वो उसके जुल्म सहने पर मजबूर थी। ऐसे बहुत से वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं जिसमें औरत जालिम शौहर का जुल्म सहते सहते मौत की वादी में पहुंच जाती है, लेकिन उसके घर वाले उसे वापस कबूल नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने उसे जालिम शौहर से आज़ाद कराया तो उसे फिर कौन कबूल करेगा। और ऐसा ही कुछ तबस्सुम के साथ भी हो रहा था। एक तो हमारी सोसाइटी में ये भी एक चीज़ है कि कहा जाता है कि नहीं, जो पेरेंट्स ने डिसाइड करना है होना वही है, ठीक है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में तो लड़कियों से पूछा ही नहीं जाता, हालांकि इस्लाम ने भी इस चीज़ का हक दिया है। वंस यू गेट मैरिड तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी एक मजबूरी बन जाती है कि आपका हस्बैंड आपको मार रहा है, जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, लेकिन आपने वहीं रहना है, उसी के साथ रहना है, क्योंकि माँ बाप इस वो नसीहत के साथ आपको रुखसत करते हैं कि उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, अगर किसी भी फीमेल के ऊपर, किसी भी बीवी के ऊपर उसका हस्बैंड जो है वो तशद्दुद करता है, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। ये क्या किया तुमने?
शाकिर मेरा यकीन करे मुझे। उस दिन शाकिर ने तबस्सुम पर जुल्म की इंतहा कर दी। उसे इतना ज़दोकोब किया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ गया। अस्पताल में तबस्सुम ने अपनी ज़बान बंद रखी और डॉक्टर्स को बताया गया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। वहाँ तबस्सुम को मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन इस खुशखबरी के बाद भी शाकिर ने उस पर जुल्म बंद ना किया। यूं ही वक्त गुजरता गया और तबस्सुम बेटे की माँ बन गई। चुप करा इसे, टैं बंद करा इसकी। मैंने कहा चुप करा इसे, मेरी नींद हराम ना कर। तो तुझसे बच्चा चुप नहीं हो रहा। शाकिर पता नहीं इसको क्या हो गया। जा इसे बाहर ले जा। आपको अंदाजा है कि बाहर कितनी ठंड है? तो फिर मैं क्या करूं? शाकिर मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ही ख्याल कर। मुझे नहीं परवाह किसी की। बच्चे की परवाह, मेरी परवाह कर रही है तू? अगर अभी भी नहीं कर रही तो चल माफी दे दे। बात कर दिया सुकून मेरा। शाकिर खुदगर्जी और जुल्म की तमाम हदें पार कर चुका था। पहले तो तबस्सुम अकेले उसका जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसके साथ साथ उसके बेटे को भी ये सब सहना पड़ रहा था। और फिर यूं मजीद 10 साल बीत गए और फिर एक दिन। आ गए आप? जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। दिलावर के इम्तिहान चल रहे हैं, आज मुझे वक्त ही नहीं मिला खाना बनाने का। ऐसा करें आप बाहर से ले आए, हम दोनों ने भी नहीं खाया। क्या कहा तूने? खाना नहीं बनाया? तुझे इम्तिहान जरूरी थे, मैं नहीं। मेरे लिए बच्चे का मुस्तकबिल जरूरी है। अच्छा, तो अब मुझे तू बताएगी कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। इसको तो मैंने वर्कशॉप पे बिठाना है, काम सिखाना और वर्कशॉप संभाले। क्या तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर भी तुम जैसा जाहिल और हैवान बनेगा? क्या कहा तूने? हैवान? और मैं पढ़ा के तूने अपने जैसा बनाना उसे? अपने जैसा? मैं इसको अपने जैसा बनाऊंगी? तुम्हारे ख्याल में मैं से मजलूम लाचार तुमने ये सोचा भी कैसे? लेकिन इस चीज की गारंटी देती हूँ कि ये तुम जैसा हरगिज नहीं बनेगा। बड़ी बातें कर रही है तू, बड़े पर निकल आए हैं तेरे। दिल तो कर रहा है कि तेरा गला दबा दूं। तुझे मारूंगा नहीं, सबक सिखाना है मैंने, अपने जैसा बनाना तूने। पढ़ाएगी से? चल निकल। शाबाश, मजलूम है बच्चा, निकल तू भी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है? मेरे घर से भी निकल और मेरी जिंदगी से भी निकल। तुझे आजाद किया मैंने, लेके निकल से। चल चल चल। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है? लेकिन ऐसे कैसे कर सकता है वो? अम्मी, अब्बू, मैं आप लोगों की खातिर उस जहन्नुम में जीती रही, ये सोचकर सब बर्दाश्त करती रही कि आपकी इज्जत पर हर्फ ना आए। वो इंसान मुझ पे जितने भी जुल्म करता, जितना कहर ढाता, आप लोगों की इज्जत की खातिर बर्दाश्त करती है। आज नहीं तो कल ये सब होना ही था, क्योंकि उसे रोकने वाला भी था ही नहीं। हाय रब्बा, ये क्या हो गया?
अब कुछ नहीं होगा, अब मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम्हें तो मालूम है यहाँ कोई जगह तो है नहीं। मेरी बीवी बच्चे हैं, अब वो अभी गई हुई है, वापिस आएगी। जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ रहने पर कभी भी रजामंद नहीं होगी। भाई आप परेशान ना हो, मैं आप पर और भाभी पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब्बू, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं हूँ। हमारा एक माशरती सेटअप इस किस्म का हो गया कि हम अपनी बच्ची को ये तरबियत देते हैं कि आप जिस घर में तुम्हारी शादी होगी वहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, और जनाजे आप प्रैक्टिकली निकल भी रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम बच्ची को पूरे तरीके से, हम ये नहीं चाहते कि अगर बच्ची की सेपरेशन हो जाए, हम नहीं चाहते कि उसकी डाइवोर्स हो जाए अनलेस एंड अनटिल कि उसकी लाश बरामद हो जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों को मानें कि तलाक या सेपरेशन बेहतर ऐसे कि उसकी जान चली जाए, उसके किसी छोटे नन्हे बच्चे की वो जान ले ले, हमारे पास इस किस्म की केस हिस्ट्री है। फिर मैं एक और बात करूँगा कि स्टेट पूरे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रही। अगर स्टेट जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर आ जाती है जिम्मेदारी एनजीओज़ के ऊपर। तो एनजीओ सिर्फ सेमिनार की हद तक, एक अच्छा कॉफ़ी का कप और एक अच्छी तकरीर की हद तक अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो चाहे आपका स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो प्राइवेट इस किस्म की जो एनजीओ है वो करें, तो बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे करेगी तबस्सुम तलाक के बाद हालात का सामना? कैसे होगा उसका और उसके बेटे का गुजारा? क्या वो अपने बेटे के साथ कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर हो जाएगी मजबूर? हकीकत से पर्दा उठाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे माशरे में तलाक याफ्ता या बेवा ख़वातीन को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। खुसूसन तलाक याफ्ता के किरदार को शक की निगाह से देखा जाता है। उसे अपना घर बसाना ही नहीं आया, चाहे उसने 100 जतन किए हों, जैसा कि तबस्सुम ने किए। लेकिन तबस्सुम पढ़ी लिखी थी, उसने हिम्मत ना हारी और अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसने तगोदो शुरू कर दी। वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी और छोटा सा मकान किराए पर ले लिया, लेकिन मुश्किलात ने उसके दरवाजे पर दस्तक देना बंद ना किया। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं नहीं आ सकता? नहीं, तुम्हारा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। हमारा रिश्ता है, और वो है मेरा बेटा दिलावर। अच्छा, ये तुम्हें तब याद नहीं आया जब धक्के देके मैं घर से निकाला और दरबदर कर दिया? तब वो तुम्हारा बेटा नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हें छोड़ा है, अपने बेटे को नहीं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। आज के बाद अगर तुम उसके आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल जो आया था उसकी बेसिकली 2 पर्सपेक्टिव्स थे जिस पे उन्होंने काम किया। एक था वर्किंग क्लास लेडीज़ के, उनको वर्क प्लेस के ऊपर तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, उनको सेक्सुअली जो है हरास ना किया जाए। तो उस हवाले से उन्होंने पीपीसी के अंदर अमेंडमेंट की और सेक्शन इंडक्ट कर दिया कि अगर किसी वर्क प्लेस पे किसी वुमेन को, वर्किंग लेडी को अगर तंग किया जाएगा, हरास किया जाएगा, तो उसके बाकायदा उसको उन्होंने पिनल क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर दिया, उसकी पनिशमेंट लिया। सेकंड है उन ख़वातीन के हवाले से जो हाउस वाइफ हैं, कि घर के अंदर तशद्दुद के खामन तशद्दुद का निशाना बना रहा है या उनका और कोई अपना अजीज़ तशद्दुद का निशाना बना रहा है। तो इस हवाले से हमारे बेसिकली माशरे के अंदर सेटअप ऐसा हो गया कि अगर कोई औरत अपने इस तशद्दुद के हवाले से आवाज़ उठाए तो उसे कहा जाता है ये बदतमीज़ है। और माशरती तौर पे हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि जिस तरह हमारी इज़्ज़त है, इस तरह हमारे घर में जो ख़वातीन हैं उनकी भी एक इज़्ज़त है, उनकी भी एक से होनी चाहिए, उनकी एक अना है। तो उस हवाले से लेजिस्लेशन अभी मज़ीद दरकार है, और अगर जो कानून मौजूद है उसकी पूरे तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। तो इस हवाले से ख़वातीन को एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में बड़े मसाइल हैं कि थाने अगर एक औरत चली भी जाती है तो उसकी FIR जो है वो इतनी
आसान उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके लिए एसपी कंप्लेंट सेल बिठा दिया गया कि पहले थाने जाओ, फिर एसपी कंप्लेंट सेल के पास जाओ, उसके बाद फिर उन्हें 22 से 22B की पिटीशन मूव करनी पड़ती है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। तो इस दौर के अंदर जो उनकी चोटें उन्हें लगी होती हैं उनका मेडिकल टाइम पे नहीं होता, और ये जो डिलेड FIR इसकी वजह से तशद्दुद करने वाले लोग जो उनको सज़ाएँ नहीं मिलती, उनके खिलाफ केसेस इन टाइम कोर्ट्स में नहीं जाते, उनका ट्रायल नहीं हो रहा। और सेकंड थिंग मैं ये समझता हूँ कि जो लॉज मौजूद हैं उनके ऊपर अगर इन्फोर्समेंट नहीं हो रही और नया लॉ अगर आप ला नहीं रहे तो ये मसला हल नहीं हो सकता। तलाक के बाद तबस्सुम के घर वाले उसे ठुकरा चुके थे और उसका साबिक शौहर उसको उसकी औलाद से दूर करने के दर पे था। तबस्सुम की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही थी और फिर एक दिन अरे अम्मी अब्बू आप रो क्यों रहे हैं? खैरियत तो है ना? आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर हैं? बेटा वो शायद ने हमें घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? उसकी बीवी हमारे साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर शायद ने हमें घर से निकाल दिया। या अल्लाह, हमसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? हमें पता है ये किस चीज की सजा है। बेटी मुझे माफ करना। तुम्हारा खामिद जब तुझ पे जुल्म करता था हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे, तुम्हें उस दोज़ख से नहीं निकालना चाहते थे। फिर उसके बाद जब वो तुम्हें हमारे घर में छोड़ गया तो फिर भी हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। शायद उसकी सजा मिल रही है आज हमें कि हम दर बदर फिर रहे हैं। अच्छा बेटा, हम आपसे माफी मांगने आए थे, हो सके तो माफ कर देना। बेटा मुझे भी माफ कर देना। एक औरत होने के नाते मैं औरत के दर्द को नहीं समझ सकी। अम्मी अब्बू आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे शर्मिंदा तो हम हैं बेटा, हम तो बस तुमसे माफी मांगने आए थे। अच्छा बेटा, कोई गलती होगी हो तो माफ करता। अब हम चलते हैं। बाकी अल्लाह को मंजूर, जहाँ भी हमें ठिकाना मिल गया ठीक है, वो हमें माफ करने वाला है। कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों की खिदमत करूं। आप मेरे साथ चलें, अंदर रहें। जीते रहो बेटी, बस आप जीते रहो, हमारी दुआएं आपके अब्बू साथ। मेरे साथ हैं। अम्मी चलें चलें। दिलावर बेटा, नाना नानी को अंदर लेके चलो। नाज़रीन, तबस्सुम ने अपने फेल से साबित किया कि वो किसी बेटे से कम नहीं। अमजद और रुकैया ने अपनी जिस बेटी को तलाक के बाद बोझ समझकर जानबूझकर झुटला दिया, वही बेटी बेटे के हाथों बेघर होने पर उनका सहारा बन गई। काश तबस्सुम के वालिदैन ये समझ पाते कि उनकी बेटी तबस्सुम शादी से पहले भी अल्लाह की रहमत थी और तलाक के बाद भी। मुझे आज की हकीकत से इजाज़त दे। माशरे की एक और तल्ख हकीकत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।